नमस्कार। आज हम चार ऐसी कहानियों को समझेंगे जो सुनने में तो अलग अलग लगती हैं, लेकिन असल में ये सब मिलकर हमारी आने वाली दुनिया की शक्ल तय कर रही हैं। तो बात करते हैं ऊर्जा की, फाइनेंस की, हेल्थ की और पैसे की। ये सब मिलकर हमारे भविष्य को कैसे बना रहे हैं। देखिए, एक तरफ है एनर्जी की रेस, दूसरी तरफ पैसे का बदलता हुआ रूप, एक साफ सुथरे ग्रह के लिए खरबों डॉलर की जरूरत और हमारी दवाओं पर भरोसे का एक बड़ा सवाल। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये वो बड़ी लहरें हैं जो बता रही हैं कि भविष्य कैसा होने वाला है। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो हमारी पहली कहानी जुड़ी है एनर्जी से। देखिए, दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर एक नई इंडस्ट्रियल रेस शुरू हो चुकी है और बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन इस रेस में बाजी मार ले जाएगा। अच्छा, तो ये है क्या? इसे ऐसे समझिए, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए एक खास मशीन चाहिए जिसे इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। इसका काम सिंपल है, ये पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देती है और आज की तारीख में यही डिवाइस एक नई इंडस्ट्रियल रेस का सेंटर पॉइंट बन गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जमाने में सोलर पैनल्स थे। तो इस रेस में दांव पर क्या लगा है? सीधी सी बात है, पैसा। और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा पैसा। जरा सोचिए, 2022 में इलेक्ट्रोलाइजर का मार्केट था करीब $2.5 बिलियन का और अंदाजा है कि सिर्फ 10 साल में यानी 2032 तक ये $144 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो एक तरह का फाइनेंशियल धमाका है। और यहीं पर कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। मैदान में दो मेन टेक्नोलॉजी हैं। एक तरफ है चीन की अल्कलाइन टेक्नोलॉजी, ये पुरानी है, भरोसेमंद है और सबसे बड़ी बात, ये सस्ती है। और दूसरी तरफ है वेस्टर्न देशों की PMM टेक्नोलॉजी, ये नई है, ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन हाँ, महंगी है। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं है, ये तो स्ट्रैटेजी की भी जंग है। तो सवाल उठता है कि चीन का सीक्रेट क्या है? वो अपनी पुरानी सोलर पैनल वाली कामयाब स्ट्रैटेजी को ही दोहरा रहे हैं। उनके पास रेडीमेड सप्लाई चेन है, लेबर और एनर्जी सस्ती है और सबसे बड़ी बात, सरकार का पूरा सपोर्ट है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे तोड़ना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। चलिए अब इस कहानी को अगली कहानी से जोड़ते हैं। देखिए, क्लीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी होना एक बात है, पर उसे जमीन पर उतारने के लिए जो पैसा चाहिए, उसका क्या? हमारी दूसरी कहानी भारत के इसी बहुत बड़े चैलेंज के बारे में है। अब जरा इस नंबर को देखिए, $10.1 ट्रिलियन। ये कोई मामूली रकम नहीं है। एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत को 2070 तक नेट जीरो बनने का अपना टारगेट पूरा करने के लिए इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अंदाजा लगाइए, ये भारत की पूरी इकोनॉमी के साइज से भी कई गुना ज्यादा है। हाँ, भारत कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जो भी फंडिंग आ रही है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 66%, ग्रीन बॉन्ड से आ रहा है। ये एक अच्छी शुरुआत तो है, पर $10 ट्रिलियन के उस विशाल पहाड़ के सामने ये रकम बहुत छोटी नजर आती है। तो फिर इतना बड़ा फंड आएगा कहां से? एक्सपर्ट्स ने इसके लिए एक 4 पॉइंट का प्लान सुझाया है। पहला तो ये कि सिर्फ बॉन्ड्स के भरोसे ना बैठें, पैसे जुटाने के नए नए तरीके अपनाएं। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर और विदेशी कंपनियों से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाएं। तीसरा, कुछ नए फाइनेंशियल मॉडल्स बनाएं जिससे इन्वेस्टर्स का रिस्क कम हो। और चौथा, नियम कानूनों को और बेहतर बनाया जाए ताकि ग्रीन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना आसान हो जाए। अच्छा, अब हमें एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही जरूरी मुद्दा उठाते हैं। ये कहानी है पब्लिक हेल्थ की, नियमों की और कंफ्यूज करने वाली जानकारी के संकट की। और इस सब के सेंटर में है एक मामूली सी दवा। तो हुआ ये कि कहानी शुरू हुई एक आम से कफ सिरप से, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भारत में बने एक सिरप को लेके एक अलर्ट जारी किया और बस अचानक से हमारी रोजमर्रा की दवाओं की सेफ्टी और उन पर हमारे भरोसे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और यहीं से मामला पूरी तरह उलझ गया। देखिए, एक तरफ WHO कह रहा था कि इराक से लिए गए सैंपल में खतरनाक केमिकल्स मिले हैं, और दूसरी तरफ भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री और तमिलनाडु सरकार ने जब अपने सैंपल टेस्ट किए तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला। सोचिए, दो बड़ी संस्थाएं, एक ही दवा और नतीजे बिल्कुल अलग अलग। तो इस कंफ्यूजन के बीच इंडियन अथॉरिटीज ने कोई भी चांस नहीं लिया। उन्होंने सेफ्टी फर्स्ट को अपनाते हुए मैन्युफैक्चरर को उस खास बैच का प्रोडक्शन तुरंत रोकने का ऑर्डर दे दिया। ये दिखाता है कि पब्लिक हेल्थ के मामले में कोई भी ढील नहीं बरती जा सकती। और अब चलते हैं हमारी आखिरी कहानी की तरफ, जो हमें ले जाती है पैसे के भविष्य में।
दुनिया भर के देश आजकल एक नई तरह की डिजिटल करेंसी पर बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं, और ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले ये स्टेबल कॉइन होता क्या है? इसे एक डिजिटल एंकर की तरह समझिए। मतलब ये एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसकी कीमत हवा में ऊपर नीचे नहीं होती, बल्कि डॉलर या सोने जैसी किसी असली चीज से जुड़ी होती है। इसका सीधा सा मकसद है क्रिप्टो की उठापटक वाली दुनिया में थोड़ी स्टेबिलिटी लाना। और भारत के फाइनेंस मिनिस्टर का ये बयान साफ दिखाता है कि सरकारें इस मामले को कितनी सीरियसली ले रही हैं। वो इन नई डिजिटल करेंसीज को हल्के में नहीं ले रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये टेक्नोलॉजी पैसे के ग्लोबल फ्लो पर उनके कंट्रोल को पूरी तरह से बदल सकती है। तो फिर भारत इस पे कर क्या रहा है? भारत एक तरह की डबल स्ट्रैटेजी अपना रहा है। एक तरफ तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को लीगल नहीं किया, पर उस पर टैक्स लगाकर एक तरह से उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश की है। और वहीं दूसरी तरफ रिजर्व बैंक अपना खुद का ऑफिशियल डिजिटल रुपया यानी CBDC बना रहा है। मैसेज एकदम क्लियर है, हम अलर्ट हैं, पर इस नई रेस से बाहर भी नहीं रहना चाहते। तो चलिए इन चारों कहानियों के मेन पॉइंट्स को फटाफट समेट लेते हैं। पहला, एनर्जी की रेस अब एक जियोपॉलिटिकल रेस भी है। दूसरा, क्लाइमेट के वादे पूरे करने हैं तो बहुत बड़े और नए तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। तीसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन्स भरोसे पर चलती हैं, सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी के भरोसे पर। और चौथा, टेक्नोलॉजी पैसे का मतलब ही बदल रही है। और ये सारी कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती हैं। इस तेजी से बदलती दुनिया में देशों के लिए सही रास्ता क्या है? एक दूसरे से कंपटीशन करना या एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।